जब हम हाइंडसाइट में देखते हैं तो इतिहास की कई घटनाएं हमें अपरिहार्य नजर आती हैं, लेकिन उनके पीछे की दुश्वारियां शायद ही हमारा ध्यान खींचती हैं। स्पेसएक्स का उदय और इलॉन मस्क की सफलता निश्चित तौर पर मॉडर्न टेक हिस्ट्री की सबसे चर्चित कहानियों में से है। Mr. Musk is a wealthy internet entrepreneur who has vowed to revolutionize space exploration by bringing down the astronomical costs. आज जब स्पेसएक्स अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है तो सबकी नजर उनके मालिक की दौलत, शोहरत और भविष्य के इंद्रधनुषों पर है। Elon Musk's SpaceX has launched on the stock market, making the richest man on earth its first dollar trillionaire. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं उन दिनों के बारे में जब इलॉन मस्क टूट चुके थे और स्पेसएक्स का विघटन लगभग तय था। Musk burned through the 100 million he had sunk into SpaceX. Now he was on his way back to the drawing board. वॉल्टर आइजैक्सन, इलॉन मस्क के ऑफिशियल बायोग्राफर, अपनी किताब में लिखते हैं कि मस्क के आसपास के लोग उनके एक मूड को डीमन मोड कहते हैं, एक ऐसा कोल्ड, इंटेंस और रूथलेस वर्जन जिसे देखकर एम्प्लॉइज की कांप जाती है। And he can just be tough in a cold way. He never gets really angry, never gets that physical, but coldly brutal to people. लेकिन आज की कहानी इस आदमी के एक बिल्कुल अलग वर्जन की है। ये 2008 की कहानी है, एक ऐसा साल जब इनकी पत्नी ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी डाल दी थी। स्पेसएक्स के शुरुआती 3 रॉकेट्स एक के बाद एक फूक चुके थे। मस्क को अपने दोस्त एंटोनियो ग्रासियास से $1 मिलियन का कर्ज लेना पड़ा था और उनकी दोनों बड़ी कंपनियां स्पेसएक्स और टेस्ला खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी। When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. कहानी 2002 से शुरू होती है। इस साल इलॉन मस्क ने अपने सक्सेसफुल स्टार्टअप पेपाल को बेच दिया था। इस डील से उन्हें लगभग $180 मिलियन की मोटी रकम मिली। मस्क की ये जर्नी स्मूथ नहीं थी। कंपनी के शुरुआती दिनों में पेपाल के सीईओ इलॉन मस्क थे, लेकिन मस्क का स्वभाव उनके बाकी साथियों के लिए अजीब और बेतरतीब था। साल 2000 में जब इलॉन मस्क अपनी पहली शादी के बाद हनीमून पर गए थे तो पीटर थियल और बाकी बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर इलॉन मस्क को सीईओ की कुर्सी से हटा दिया। फिर पीटर थियल सीईओ बने। जब मस्क हनीमून से वापस लौटे तो उनका खेल खत्म हो चुका था और दोनों के बीच कड़वाहट आ चुकी थी। 2002 में पेपाल से एग्जिट के बाद मस्क ने डिसाइड किया कि वो इस पैसे से 3 कंपनियां खड़ी करेंगे, टेस्ला, सोलार सिटी और स्पेसएक्स। साल 2005-06 तक सिर्फ स्पेसएक्स में ही उनके लगभग $100 मिलियन खर्च हो चुके थे। उस दौर के हिसाब से इस स्पेस कंपनी का आइडिया एक पागलपन ही था। मस्क ने मार्स पर पहुंचने के लक्ष्य के साथ स्पेसएक्स की शुरुआत की थी, लेकिन 2000 के दशक में ऑर्बिट में रॉकेट भेजना ही बहुत बड़ी बात थी। ये सिर्फ कुछ बड़े देशों का काम था, अमेरिका, चाइना, रशिया। ऐसे में कल का आया प्राइवेट स्टार्टअप इन सबको टक्कर देगा, इस बात पर बहुत लोग थ्योरियां चढ़ा लेते थे। एरिक बर्जर नाम के एक सीनियर स्पेस जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है लिफ्ट ऑफ। ये किताब स्पेसएक्स के उन शुरुआती दिनों के बारे में है जिनकी हम बात कर रहे हैं। इसमें बर्जर लिखते हैं, जब स्पेसएक्स की शुरुआत हुई तब दुनिया में एक भी प्राइवेट कंपनी नहीं थी जो लिक्विड फ्यूल्ड ऑर्बिटल रॉकेट्स लॉन्च कर रही हो। मस्क ने अपनी तरह के हार्डवर्किंग, स्मार्ट और जुनूनी लोगों की एक टीम तो इकट्ठी कर ली थी, लेकिन इनके सामने सबसे पहली चुनौती ये थी कि वो अपना पहला रॉकेट लॉन्च कहाँ से करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कैलिफोर्निया के वंडरबर्ग एयरफोर्स बेस पर $7 मिलियन खर्च करके एक लॉन्च पैड तैयार किया, लेकिन बाद में पता चला कि उनके पहले कस्टमर की सैटेलाइट इतनी भारी है कि इस हाई लैटिट्यूड लोकेशन से लॉन्च ही नहीं हो पाएगा। उन्हें इक्वेटर के पास से लॉन्च करना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ अर्थ की रोटेशन स्पीड थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, तो वो मुफ्त में एक पुश दे देती है। ये वैसा ही है जैसे कोई अपने हाथ से दिवाली वाला रॉकेट फेंके तो उसे एक अतिरिक्त धक्का मिल जाता है। इसलिए इक्वेटर के नज़दीक इस नए लॉन्च पैड की लोकेशन के लिए स्पेसएक्स के लोग कई बार भटके, लेकिन आखिरकार इनकी नज़र पैसिफिक ओशन के बीच एक आइलैंड पर पड़ी, ओमलेक आइलैंड। ये इलाका पहले यूएस आर्मी का एक छोटा सा मिसाइल टेस्ट आउटपोस्ट हुआ करता था। इस रेतीले जंगली झाड़ियों से बड़े हिस्से में स्पेसएक्स का असली ड्रामा शुरू होता है। ओमलेक में परेशानियों की कमी नहीं थी, हीट और ह्यूमिडिटी और पैसिफिक महासागर की नमकीन हवा। इस दौरान हैंगर में एयर कंडीशनिंग भी नहीं थी। सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर महीनों तक सॉल्ट स्प्रे से एक्सपोज रहता था। स्पेसएक्स के इंजीनियर्स शिपिंग कंटेनर्स में सोते थे और लॉजिस्टिक सपोर्ट ऐसा था कि छोटी छोटी सप्लाई बोट्स इनका खाना, बियर, सिगरेट्स वगैरह लेकर आती थी। 2005 के कुछ तंग महीनों में हालात हाथ से निकल गए। उस हफ्ते उनकी सप्लाई बोट आइलैंड तक नहीं पहुंच पाई। खाना खत्म हो गया था, सिगरेट्स भी सारी फूंकी जा चुकी थी और बियर तो कब की पेशाब बनकर बह चुकी थी।
इंजीनियर्स भूखे पेट दिन रात काम कर रहे थे और एक दिन टीम का धीरज टूट गया। जेरेमी हॉलमैन नाम के एक सीनियर इंजीनियर जो ओमलेक टीम के लीडर थे, उन्होंने बताया, एक पॉइंट पर सब मेरे पास आए और बोले अब बहुत हो गया। एक और इंजीनियर बुलेंट ऑल्टन ने सीधे तरीके से कहा, हम ओमलेक आइलैंड पर स्लेव्स की तरह फील कर रहे थे। हॉलमैन ने यूएस में टिम बज्जा जो स्पेसएक्स के लॉन्च डायरेक्टर थे उनको कॉल किया और चेतावनी भरे स्वर में कहा, जब तक खाना नहीं आएगा हम काम नहीं करेंगे। लॉन्च डायरेक्टर टिम बज्जा को लगा कि अगर ये टीम टूट गई तो स्पेसएक्स बनने से पहले ही बिखर जाएगी। उन्होंने एक यूएस आर्मी के हेलीकॉप्टर पायलट को किसी तरह कन्विंस किया कि भाई आइलैंड तक जाकर एक ट्रिप मार दो और खाना पहुंचा दो। उस हेलीकॉप्टर में कई ट्रेज ऑफ चिकन विंग्स और सिगरेट्स के दर्जनों कार्टन्स भेजे गए जिससे आइलैंड पर मौजूद टीम का मनोबल लौट सके। लेकिन आइलैंड पर पहुंचने के बाद पायलट ने लैंड करने से मना कर दिया क्योंकि उसे हाफ बिल्ट लॉन्च टावर के साथ हेलीकॉप्टर उतारने में रिस्क लग रहा था। अंततः उसने हवा से ही सारा सामान नीचे फेंक दिया। एक टेक्नीशियन एड थॉमस ने बाद में बताया कि हम आइलैंड पर जंगली जानवरों जैसे रह रहे थे, खाने का इंतजार करते हुए। पैसिफिक के एक टापू पर हेलीकॉप्टर से गिरते हुए खाने, बियर और सिगरेट्स को तरसते हुए इंजीनियर्स और टेक्नीशियन, ऐसी थी न्यू कमर्शियल स्पेस एज की शुरुआत। लेकिन यार ये लोग इतनी मशक्कत कर किस लिए रहे थे? जवाब है ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए। स्पेस में जाने के लिए कोई भी मिशन सीधी रेखा में पृथ्वी से ऊपर नहीं जाता। उसे पहले एक घुमावदार ट्रेजेक्ट्री से कई स्टेजेस में इलिप्टिकल ऑर्बिट तक पहुंचाया जाता है, वो भी इतनी स्पीड के साथ कि अर्थ की ग्रेविटी उस स्पेसक्राफ्ट के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर सके। हमें देखने में आसान लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv²/r का फॉर्मूला, जहां v उस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड है तो वो बराबर होनी चाहिए, उसको बैलेंस करनी चाहिए। लेकिन इंजीनियर्स के नज़रिए से देखें तो किसी मिशन को ऑर्बिट तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसके लिए उन्हें बहुत ही तेज़ स्पीड की ज़रूरत होती है। एक अंदाजे के लिए समझिए कि कितना तेज़ होता है। लो अर्थ ऑर्बिट के लिए रफली 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चाहिए होती है, यानी एक बुलेट से भी ज़्यादा तेज़ स्पीड। और रॉकेट कोई हल्की चीज़ नहीं होती बुलेट जैसी। अब यहाँ एक कैच और है, हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड बढ़ाने के लिए आपका कई गुना ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है, एक्सपोनेंशियली ज़्यादा, क्योंकि फ्यूल का भी तो वज़न होता है और फिर ज़्यादा फ्यूल रखने के लिए और बड़े साइज़ का टैंक बनाना होगा, कंटेनर, तो उसका भी वज़न जुड़ जाएगा। ज़्यादा वेट का मतलब फिर और ज़्यादा फ्यूल जोड़ो। तो ये जो दुश्वारी है हिसाब किताब की, ये एक बहुत ही ट्रिकी मैथ्स को जन्म देती है, जिसे फिजिसिस्ट कहते हैं टायरनी ऑफ द रॉकेट इक्वेशन, यानी रॉकेट इक्वेशन का अत्याचार। इस इक्वेशन के चलते महज ऑर्बिट तक जाने के लिए ही आपको एक बहुत ही तगड़ा रॉकेट चाहिए होता है। और फैल्कन 1 स्पेसएक्स का पहला रॉकेट ऑर्बिटल रॉकेट्स के स्टैंडर्ड पर एक बौना खिलाड़ी था, सिर्फ 21 मीटर लंबा, जबकि उस समय के दूसरे ऑर्बिटल रॉकेट्स बहुत ही मैसिव थे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए मित्रों, एक स्पेस मिशन को मद्देनजर रखते हुए रॉकेट में अच्छा खासा मार्जिन रखा जाना बहुत ज़रूरी है। इतना महंगा स्पेस मिशन होता है तो थोड़ी ऊंच नीच के चांसेस को लेकर चलना पड़ता है कि किसी चीज़ की वजह से पूरा मिशन ही फेल ना हो जाए। लेकिन फैल्कन 1 के पास कोई मार्जिन नहीं था। एक इंजन ज़रा सा कम परफॉर्म किया, एक टैंक ज़रा सा हिला डुला और वो पूरा मिशन त्रासदी में तब्दील हो जाता था। अब यार नासा जैसी बड़ी एजेंसियों के लिए एक फेल्ड रॉकेट एक दर्दनाक इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन मिड 2000s के स्पेसएक्स के लिए एक फेल्ड रॉकेट मौत के बराबर है। और स्पेसएक्स को बहुत मौत आई भाई, 3 बार मौत बेहद करीब आई। 24 मार्च 2006 स्पेसएक्स के फैल्कन 1 रॉकेट की पहली फ्लाइट। रॉकेट पर एयरफोर्स एकेडमी का छोटा सा सैटेलाइट लगा हुआ था। इंजन इग्नाइट हुआ, रॉकेट जमीन से उठा और ओमलेक आइलैंड में गर्जना हुई। कल के आइलैंडों के लिए ये रोंगटे खड़े करने वाला पल था। लेकिन लॉन्च के चंद सेकंड्स बाद ओमलेक पर खड़े लोगों ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। रॉकेट वॉबल कर रहा था, मतलब लड़खड़ा रहा था, और फिर रोलिंग शुरू हुई और लिफ्ट ऑफ के महज 34 सेकंड्स बाद उसका इंजन बंद हो गया। स्पेसएक्स का पहला रॉकेट गिरते पड़ते पैड से 250 फीट दूर जाकर फट गया। इस फेलियर के बाद एक जांच बिठाई गई। डार्पा, जो अमेरिका की डिफेंस रिसर्च एजेंसी है, उन्होंने बताया कि इस फेलियर का कारण एक छोटा सा नट था। फ्यूल पंप के एक सेंसर में लगा हुआ एल्यूमिनियम बी नट। ओमलेक आइलैंड की ह्यूमिडिटी और हीट से उसमें हल्की सी जंग लग गई थी और वो क्रैक कर गया। इस छोटे से नट के हिडन कोरोजन क्रैक ने पूरे रॉकेट की लंका लगा दी। सोचिए, एक $5 के नट की वजह से $7 मिलियन का रॉकेट ब्लास्ट हो गया। 3 साल की मेहनत कुछ ही सेकंड्स में ध्वस्त हो गई। निराशा ने कितना गले लगाया होगा उन सबको, कितना दिल डूबा होगा उन नौजवानों का। सबको लग रहा होगा यार थोड़ा सा महंगा वाला नट लगा लेते इतने बड़े रॉकेट में।
लेकिन इस अवसाद के बाद स्पेसएक्स ने इसका एक मजेदार सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने महंगे एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम नट्स हटाकर सस्ते वाले स्टेनलेस स्टील के नट लगा दिए। सस्ते माल ने महंगे को रिप्लेस करके ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना दिया। इस टेस्टिंग और भूल सुधार के बाद फैल्कन 1 रॉकेट अपनी दूसरी उड़ान के लिए एक बार फिर तैयार था। 21 मार्च 2007, पहले लॉन्च के ठीक एक साल बाद, इस बार रॉकेट पेलोड पर एक डमी मास लगाया गया था, यानी असली सैटेलाइट कोई दे नहीं रहा था तो एक वजन की गठरी लगा दी ऐसी। रॉकेट ने क्लीन लिफ्ट ऑफ किया। फर्स्ट स्टेज बर्न ठीक से हुआ। फिर सेकेंड स्टेज के केस्ट्रल इंजन ने प्रज्वलन शुरू किया। इस उड़ान से रॉकेट धरती से करीब 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी ग्राउंड पर गाइडेंस सिस्टम में कुछ अजीब डेटा दिखाई दिया। उस रॉकेट में धीरे धीरे कोनिंग हो रही थी, यानी वो अपनी एक्सिस पर आइसक्रीम कोन की तरह घूमने लग रहा था। पहले धीरे धीरे, फिर तेज तेज, फिर और तेज, और 5वें मिनट पर ग्राउंड स्टेशंस ने सिग्नल खो दिया। इंजीनियर्स की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इस हादसे का सबसे लाइकली कल्प्रिट था प्रोपेलेंट स्लॉश, यानी प्रोपेलेंट का, फ्यूल का छलकना। बड़ी ही ट्रेडिशनल विजडम है, अधजल गगरी छलकत जाए। सोच के देखिए, एक पेट्रोल से भरा ट्रक जब स्पीड पर होने के बाद ब्रेक मारता है तो पेट्रोल आगे की तरफ भागा जाता है। वो ट्रक जब स्पीड बढ़ाता है तो पेट्रोल पीछे की तरफ इकट्ठा हो जाता है। इसे स्लॉशिंग कहते हैं। इसकी वजह से ट्रक पर अतिरिक्त फोर्सेस लगते हैं और उसकी ब्रेकिंग और कंट्रोल वगैरह अफेक्ट होती हैं, तो इंजीनियर्स इसका ध्यान रखते हैं। अब यही स्लॉशिंग रॉकेट में भी होती है। जब उसमें लिक्विड फ्यूल भरा होता है तो इससे उसके स्लॉशिंग डायनेमिक्स निकल कर आते हैं। फैल्कन 1 के सेकेंड स्टेज टैंक में भी उस दिन यही हुआ। उसका प्रोपेलेंट अंदर अंदर ऐसे छलका जिसे अकाउंट में नहीं लिया गया था। इससे रॉकेट इतना तेज रोल करने लगा कि कंट्रोल जेट्स भी उसे रोक नहीं पाए। इससे रॉकेट की सेकेंड स्टेज, जिस पर सैटेलाइट तैनात थी, वो ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। वो करीब 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने के बाद पैसिफिक ओशन में जाकर डूब गया। अब किसी रॉकेट कंपनी को कस्टमर्स 300 किलोमीटर तक पहुंच गए के लिए पैसे नहीं देते, वो स्पेसिफिकली ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए सैटेलाइट को पे करते हैं। सो टेक्निकली पहले के मुकाबले प्रोग्रेस होने के बावजूद भी ये एक फेलियर था। इसके बाद स्पेसएक्स ने तीसरा उड़ता तीर लेने की लॉन्च करने की योजना बनाई। 3 अगस्त 2008 को फैल्कन 1 रॉकेट एक बार फिर उड़ान भरने को तैयार था। सबको यकीन था कि वो अपनी गलतियों से सीख चुके हैं और इस बार फेलियर का कोई चांस ही नहीं है। इस फ्लाइट पर पेंटागन की एक सैटेलाइट लगी हुई थी, नासा के 2 पेलोड्स लगे थे और साथ में रखा था एक कनस्तर जिसमें अपोलो एस्ट्रोनॉट गॉर्डन कूपर और स्टार ट्रैक के एक्टर जेम्स डूहन की राख थी। इन लोगों की आखिरी इच्छा थी कि मरने के बाद उनका दाह संस्कार किया जाए और उनकी राख अंतरिक्ष में भेज दी जाए। अब यहाँ एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि यार स्पेसएक्स के 2 रॉकेट्स फेल हो चुके हैं, फिर भी उनकी तीसरी फ्लाइट पर कस्टमर्स कहाँ से आ गए, कौन पैसा दे रहा है? पेंटागन, नासा, कौन इतना बेवकूफ़ है जो 2 स्ट्राइक्स के बाद भी पैसा लगाएगा? असल में ये कस्टमर्स एक्चुअली फ्लाइट 1 के पहले ही साइन अप हो चुके थे, यानी जब स्पेसएक्स के पास सिर्फ प्रॉमिस था, हार्डवेयर भी नहीं था, तो नासा ने अलग से 2006 में एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम था कमर्शियल ऑर्बिटल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इसमें नासा छोटी प्राइवेट कंपनीज को पैसा दे रहा था ताकि वो खुद रॉकेट्स बनाएं और इस तरह वो बोइंग और लॉकहीड की मोनोपोली से बाहर निकल सकता था। ये बड़ी कंपनियां थी उस समय की। स्पेसएक्स ने इसमें डेवलपमेंट फंडिंग के तौर पर करीब $278 मिलियन जीते थे। फिलॉसफी ये थी कि चीप रॉकेट्स पर बेट लगाकर देखते हैं क्या होता है, देखा जाएगा। तो फ्लाइट 3 के कस्टमर्स फंसे हुए थे, वेट कर रहे थे कि शायद स्पेसएक्स का लॉन्च इस बार सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी टेंशन के बीच फैल्कन 1 रॉकेट तीसरी बार ओमलेक आइलैंड से लिफ्ट ऑफ करता है। 2 मिनट 20 सेकंड तक सब कुछ परफेक्ट था। फर्स्ट स्टेज बर्न सही था, स्टेज सेपरेशन बढ़िया से टाइम पर हुआ। फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। सेपरेशन के बाद फर्स्ट स्टेज के हिस्से ने सेकेंड स्टेज को जाकर धक्का मार दिया और ये दोनों हिस्से मिशन की उम्मीदों के साथ साथ नीचे की तरफ गिरने लगे। मस्क ने बाद में खुद बताया कि असली प्रॉब्लम थी अनएंटिसिपेटेड रेसिडुअल थ्रस्ट, यानी फर्स्ट स्टेज इंजन ने शटडाउन के बाद भी थोड़ा सा थ्रस्ट जनरेट करना जारी रखा। इसमें बचा हुआ फ्यूल चेंबर में एवेपोरेट होने की बजाय बर्न हो रहा था। इससे बहुत ज़रा सा थ्रस्ट पैदा हुआ, लेकिन स्पेस के नियर वैक्यूम में जहाँ कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, वहाँ ये ज़रा सा भी काफ़ी होता है मिशन की लंका लगाने के लिए। खाली फर्स्ट स्टेज हल्का सा आगे ड्रिफ्ट हुआ और जब दूसरे स्टेज ने इग्नाइट किया, ठीक उसी वक्त पहले स्टेज ने आके उसे एक जेंटल सा धक्का मार दिया। रॉकेट की दोनों स्टेज, उनके ऊपर लगी पेंटागन की ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट्स, नासा के पेलोड्स और गॉर्डन कूपर व जेम्स डूहन की राख सब पैसिफिक में विसर्जित हो गई। उन्हें उस रॉकेट के हिस्सों के साथ
आज भी रिकवर नहीं किया जा सका है। लेकिन इनसे सबसे ज़्यादा नुकसान मस्क को हुआ। अगर आपने सिर्फ पिछले 10 सालों का इलॉन मस्क देखा है, ट्विटर पर लड़ाई करता हुआ, वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन, तो ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है कि 2008 में ये आदमी कितना टूट चुका था। वॉल्टर आइजैक्सन, जो मस्क के ऑफिशियल बायोग्राफर हैं, जिन्होंने 2 साल इलॉन मस्क के साथ साये की तरह रहकर किताब लिखी, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मस्क ने उन्हें बताया 2008 वॉज द मोस्ट पेनफुल ईयर ऑफ माई लाइफ। मस्क की शादी टूटने के कगार पर थी। उनकी दूसरी कंपनी टेस्ला का पहला रोडस्टर, जो हर कार में पैसा ले रहा था लेकिन कहीं से पैसा आ नहीं रहा था, और स्पेसएक्स तो अपने 3 महंगे रॉकेट्स फूंक ही चुकी थी। अपने बायोग्राफर वॉल्टर आइजैक्सन को ये स्थिति समझाते हैं मस्क, मेरे सामने 2 में से एक को चुनने का ऑप्शन था, टेस्ला या स्पेसएक्स। अगर मैं अपना सारा पैसा एक में लगा देता, दूसरी कंपनी मर जाती। अगर बांट देता तो शायद दोनों ही मर जाती। ये कुछ ऐसा था जैसे आपके 2 बच्चे हैं और दोनों का पेट भरने के लिए जितना खाना ना हो। मैं किसी एक को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने अपना पैसा दोनों के बीच बांट दिया। और यहाँ इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है। याद है मैंने शुरू में बताया था कि पेपाल के पीटर थियल ने मस्क को सीईओ की कुर्सी से हटा दिया था उनके पीठ पीछे, और दोनों में सालों तक कड़वाहट थी। वही पीटर थियल, वही पेपाल माफिया के लोग, इन लोगों ने 2008 में स्पेसएक्स को एक $20 मिलियन का रेस्क्यू इन्वेस्टमेंट दिया। जिन लोगों ने मस्क को पेपाल की कुर्सी से हटाया था, बाद में वही लोग उन्हें बैंकरप्सी से बचाने के लिए आए। लाइफ्स फनी। लेकिन ये $20 मिलियन भी सिर्फ एक फाइनल फैल्कन 1 लॉन्च के लिए थे, एक और ट्राई बस। कैलिफोर्निया के हॉथॉर्न में स्पेसएक्स की फैक्ट्री और हेडक्वार्टर था। तीसरे लॉन्च फेलियर के बाद इस हॉथॉर्न फैक्ट्री में एक मीटिंग बुलाई गई। सबके अंदर डर था कि बॉस गुस्से में होंगे, फेलियर का ब्लेम उनके ऊपर आएगा और कुछ लोग कंपनी से निकाले जाएंगे वगैरह वगैरह, जैसा होता है। लेकिन मस्क उस मीटिंग में शांत खड़े थे। कुछ देर बाद वो सधी हुई आवाज़ में बोले, हमारे पास एक और रॉकेट है, गेट योर शिट टुगेदर, वापस आइलैंड जाओ और 6 वीक्स में इसे लॉन्च करो। 6 हफ्तों में एक ऑर्बिटल रॉकेट बनाना, टेस्ट करना, शिप करना और लॉन्च करना, ये कई लोगों के लिए पागलपन था, लेकिन मरता क्या ना करता। हॉथॉर्न फैक्ट्री में 24/7 काम हुआ। स्पेयर टैंक्स, स्पेयर इंजन्स, सारे जोड़ के एक एक्स्ट्रा फैल्कन रॉकेट तैयार किया गया। लेकिन इतनी मेहनत से रॉकेट बनाने के बाद उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने रॉकेट की शिपिंग के लिए एक शॉर्टकट मार दिया। आमतौर पर रॉकेट्स कार्गो शिप्स यानी पानी के बड़े जहाज़ों में जाया करते थे, और कैलिफोर्निया से हवाई आइलैंड तक कार्गो शिप्स में जाने में लगभग 3 हफ्ते का समय लगता था। लेकिन डेडलाइन के मुताबिक 3 हफ्ते उनके पास थे नहीं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि रॉकेट को यूएस एयरफोर्स के एक C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन में डालकर भेज देते हैं। हवा के रास्ते भेजेंगे तो 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। ये शॉर्टकट स्पेसएक्स को मौत के बेहद करीब ले गया। आपने देखा होगा कि जब प्लेन ऊपर जाता है या नीचे आता है तो कान में दर्द होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि प्लेन के अंदर का हवा का जो प्रेशर होता है ना, और हमारे कान के जो पर्दे होते हैं, उनको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अमूमन पैसेंजर प्लेन्स में यात्रियों की सुविधा के लिए प्रेशर एडजस्टमेंट सिस्टम्स लगे होते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, ये एक कार्गो प्लेन में सेम प्रेशर चेंज एक खाली पतले टैंक के रॉकेट के साथ क्या कर सकता है। ये C-17 जब हवाई की तरफ डिसेंड कर रहा था तो टीम ने एक जोरदार पॉपिंग नॉइज सुनी। उन्होंने जाकर देखा कि कार्गो बे में रॉकेट के लिक्विड ऑक्सीजन टैंक को ये प्रेशर दबोचे दे रहा है, जैसे एक खाली सोडा कैन को मुट्ठी से दबाया जाता है। ये रॉकेट का ऑक्सीजन टैंक हवा को सही से वेंट नहीं कर रहा था, जिससे अंदर का और बाहर का प्रेशर बैलेंस हो सके। इसी बीच एक 25 साल का इंजीनियर जैक डन ये क्रेजी काम करता है। वो बीच फ्लाइट में आधे क्रम्पल हो रहे रॉकेट टैंक के अंदर घुस जाता है और उन वॉल्व्स को खोल देता है, जिससे अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर हो सके। इस कारनामे के चलते रॉकेट को वो डैमेज नहीं पहुंच पाया जितना हो सकता था। ये होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो लिटरली हाई प्रेशर वाले माहौल में भी काम कर रही थी। If that fourth launch hadn't worked, that would have been it. We would have not had the resources to mount a fifth. You couldn't have gone on at that point. Yes, death would have been, I think, inevitable because we did not have the resources to mount a fifth launch. आखिरकार वो प्लेन हवाई में लैंड हुआ, रॉकेट के डैमेज को रिपेयर किया गया और यहाँ से रॉकेट के हिस्से को एक बार्ज यानी बड़ी सी फ्लैट नाव पर रखकर ओमलेक आइलैंड भेजा गया। वहाँ फिर इस रॉकेट को अपने आखिरी लॉन्च के लिए तैयार किया जाना था। अब 3 फेलियर्स के बाद इसके लिए कोई क्लाइंट पेलोड देने को तैयार नहीं था, लेकिन ऑर्बिट में कुछ तो लॉन्च करना ही था, इसलिए एक 165 किलो का डमी पेलोड बनाया गया, यानी एक फर्जी वजन की गठरी जो असली सैटेलाइट की जगह स्पेस में जाएगी।
तारीख थी 28 सितंबर 2008। स्थानीय समय के हिसाब से ओमलेक आइलैंड पर सुबह के 10:15 हो रहे थे। इस बीच फैल्कन 9 ने इग्निशन लिया और रॉकेट ने अपनी ऐतिहासिक उड़ान भरी। फर्स्ट स्टेज मर्लिन इंजन करीब 2 मिनट 35 सेकंड्स तक चला, फिर बंद हो गया। स्पेसएक्स के इंजीनियर्स ने इस बार प्रोसीजर्स मॉडिफाई कर दिए थे, जिससे शटडाउन के बाद बचा हुआ प्रोपेलेंट एक्टिवली डंप किया जा सके, ताकि फ्लाइट 3 की तरह रेसिडुअल थ्रस्ट वाली नौटंकी दोबारा ना हो। वीडियो में जब दोनों स्टेज की एक क्लीन सेपरेशन दिखती है तो कंट्रोल रूम में हल्की सी राहत भरे स्वर गूंजने लगते हैं। पहला स्टेज का खाली हिस्सा पीछे ड्रिफ्ट कर रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर सेकेंड स्टेज का केस्ट्रल इंजन फायर हुआ और रॉकेट पर लगे पेलोड को ऊपर खींचता हुआ आगे बढ़ा। 3 मिनट 10 सेकंड के आसपास अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ऊपर की पेलोड फेयरिंग यानी उसका जो सुरक्षा कवच होता है वो हट जाता है, ताकि पेलोड को ऑर्बिट में डिप्लॉय किया जा सके। फिर अनाउंस किया जाता है कि सेकेंड स्टेज का परफॉर्मेंस सही है। एक लंबे बर्न के बाद 9 मिनट 30 सेकंड के आसपास रॉकेट का सेकेंड स्टेज इंजन बंद हो जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर था जो मिशन की सही ट्रेजेक्ट्री सुनिश्चित करता है। ग्राउंड पर सबको मैथ्स पता थी कि अगर टारगेट वेलोसिटी हिट नहीं हुई, अगर कोई वाइल्ड रोल दिखी तो सब खत्म। फ्लाइट 5 नहीं है, ना ही कोई फंडिंग है, लेकिन धन्य है कि ऐसा नहीं हुआ। 9 मिनट 29 सेकंड पर ऑर्बिट कंफर्म हो गया और इसके साथ ही फैल्कन 1 बन गया हिस्ट्री का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड फुल्ली लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट जो ऑर्बिट तक पहुंचा। 6 साल लगे स्पेसएक्स को उस 1 मिनट तक पहुंचने में। 3 रॉकेट्स फूक चुके थे, मस्क लगभग टूट चुके थे, शादी टूट गई थी, पैसा खत्म हो गया था, लेकिन उस एक लॉन्च ने आगे की हर चीज़ बदल दी। पर एक सक्सेसफुल लॉन्च भर से बैंक बैलेंस दोबारा नहीं भरता है। स्पेसएक्स ने टेक्निकल प्रूफ तो दे दिया था, लेकिन कंपनी को जिंदा रखने के लिए रियल बिग पेइंग कस्टमर्स चाहिए थे और ये चमत्कारी रफ्तार से आए। लॉन्च के लगभग 2 महीने बाद, क्रिसमस से 2 दिन पहले यानी 23 दिसंबर 2008 को इलॉन मस्क को एक कॉल आता है। ये कॉल नासा की तरफ से आया था। इसमें नासा ने $1.6 बिलियन का एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया स्पेसएक्स को, कमर्शियल रीसप्लाई सर्विसेज के नाम से। And then the next morning, NASA called and said that we'd won this $1.5 billion. The next morning. Yeah, the next morning. Like, literally, I was at home, and I thought they'd all gone home for the holidays. दरअसल स्पेस शटल के आपने फेलियर्स के बारे में सुना होगा, कल्पना चावला एंड ऑल द मिशंस। तो उनके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट्स और सामान पहुंचाने के लिए अमेरिका रशिया पर निर्भर हो गया था। नासा ये निर्भरता रशिया से हटाकर अपने यहाँ की प्राइवेट कंपनियों पर डालना चाहती थी और इसकी शुरुआत हुई कार्गो सप्लाई के साथ। अगली 12 प्लांट फ्लाइट्स में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक 20 मेट्रिक टन कार्गो डिलीवर करने का जिम्मा स्पेसएक्स को दिया गया और इसके बदले उन्हें अच्छी खासी रकम भी मिली। मस्क ने एक इंटरव्यू में बाद में बताया, जब सुबह नासा का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि स्पेसएक्स ने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है, तो उनसे फ़ोन पकड़ा नहीं जा रहा था। So what went through your mind when they called you? What do you feel? That was awesome. I was like, I actually said to the NASA guys that I love you. फिर मस्क ने फ़ोन रखा और सीधे स्पेसएक्स की प्रेसिडेंट ग्वाइन शॉर्टवेल को कॉल किया और कहा, नासा ने जो भी पेपर भेजे हैं फटाफट साइन कर दो। And I'd like to actually have a big hand for our friends at NASA who helped make this happen. अगर यही एक घटना भी होती तब भी ये हॉलीवुड की ठीक ठाक स्क्रिप्ट बनने के लिए पर्याप्त क्लाइमैक्स था। लेकिन अगले ही दिन एक और जादू होता है मस्क की दूसरी कंपनी टेस्ला के साथ। टेस्ला इतनी ब्रोक थी कि अपने एम्प्लॉयज़ को पेरोल भी नहीं दे पा रही थी। इसी बीच एक डेस्परेट फंडिंग राउंड चल रहा था जो धीरे धीरे कोलैप्स होने की स्थिति में था। ये राउंड लिटरली लास्ट आवर में बंद हुआ। 24 दिसंबर क्रिसमस ईव इन्वेस्टर्स ने पेपर साइन किए उस पल में जब अगर साइन नहीं होते तो टेस्ला बैंकरप्सी में चली जाती विद इन डेज, जैसा कि मस्क ने बाद में बताया। 23 और 24 दिसंबर के बीच की छोटी सी विंडो, 2 फोन कॉल्स ने 2 अलग अलग कंपनीज की ट्रेजेक्टरी को और एक आदमी की पूरी जिंदगी को डिप्रेशन से निकालकर बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मॉडर्न टेक हिस्ट्री में इतनी कंप्रेस्ड नियर डेथ एंड सर्वाइवल विंडो ढूंढना मुश्किल है। तो दोस्तों, इसके साथ ये कहानी का अध्याय खत्म होता है। हमें सफलताओं की कहानियों के साथ साथ मुसीबतों की कहानियां भी सुननी चाहिए, ताकि ये समझा जा सके कि हर नई यात्रा में सिर्फ हसरतों के गुलाबी आसमान ही नहीं होते, उसमें निराशा के तूफान भी होते हैं, अवसाद के दलदल भी होते हैं और होती है क्रिटिक्स के तीखे सवालों की बौछार। आपके हमसे क्या सवाल है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक के साथ हाइप भी करिए और इसे अंत तक देखने वालों को लव यू।